बॉडी रेडिएशन आप लोगों ने बहुत बोला करा दो, मैंने राइट टाइम का वेट किया कि जितना कराया पहले उसको खींचो। ब्लैक बॉडी रेडिएशन दोबारा बता दूं क्या चीज थी, बिल्कुल जीरो से, क्योंकि हम अब तक भूल गए होंगे। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी आई थी और उस थ्योरी में साइंटिस्ट मैक्सवेल ने कहा था लाइट जो है, सॉरी, एनर्जी जो है कॉन्टिन्यूस ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और फिर उसका वो लेमडा वाले न्यूमेरिकल्स और बहुत कुछ आ गया था, सिंपल, जो जो जिसमें हम सबसे पहले आपको पकड़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी से ही बैकलॉग कराना शुरू करते हैं। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने आके क्या चैलेंज किया था, अगर लाइट लगातार आ रही होती तो रेड कलर की लाइट भी सोडियम मेटल की प्लेट पे गिराते तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना चाहिए था। तुम्हारे ऊपर सनलाइट गिर रही है, ये ट्यूबलाइट से जो लाइट तुम्हारे ऊपर गिर रही है, तुम्हारी स्किन 1 घंटे के अंदर जल जानी थी, क्योंकि लाइट से आने वाली लगातार जो एनर्जी है वो यहां पर इकट्ठी हो जाएगी स्किन की फर्स्ट लेयर में, स्किन गेट बर्न। हो तो नहीं रहा, मीन्स व्हाट, लगातार नहीं आ रही। पानी के ग्लास का मैं एग्जांपल भी देती हूँ। तो पहला तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया था जिसने चैलेंज किया आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी को। दूसरा आया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज हॉट फेवरेट ऑफ जेईई एंड नीट नाउअडेज, क्योंकि बहुत साल इसको कवर किया नहीं गया सिलेबस में होते हुए, तो ये हॉट फेवरेट है। हॉट सेलिंग केक्स जितने भी हैं मैं आज लेके आई हूँ। सो यहां पर इन्होंने क्या कहा, बिल्कुल जीरो से समझना, पहले का लोड ही मत लेना, क्योंकि ट्रस्ट में आपको याद नहीं होगा। तो बिल्कुल अगर मैं जीरो से चलूं तो किसको ब्लैक बॉडी कहते हैं? हर उस चीज को ब्लैक बॉडी कहते हैं जो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है, रेडिएशन होता है, सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए छाता काले रंग का होना चाहिए कि आपके ऊपर पड़ने वाली धूप को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। तभी कहते हैं गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कि आपका वो कपड़ा इतना गर्म हो जाएगा, एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा और आपकी स्किन को टच करेगा, विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो ब्लैक कलर क्योंकि एक परफेक्ट एब्जॉर्बर कलर है, इसीलिए मैं इस एक्सपेरिमेंट का नाम ब्लैक बॉडी रख रही हूं। इसमें ब्लैक कलर का कोई लेना देना नहीं है, जस्ट परफेक्ट एब्जॉर्बर एक चाहिए। और मैं परफेक्ट एब्जॉर्बर कौन सा लाई? एक आयरन का बॉल। मैंने ब्लैक इसलिए बनाया है कि मेरे को परफेक्ट एब्जॉर्बर की इमेज देनी है। ब्लैक इसलिए नहीं कि आयरन काले रंग का होता है, नहीं। आयरन इज वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल परफेक्ट एब्जॉर्बर फॉर मी। मैं एक आयरन का बहुत बड़ा ऐसे गोला लेके आई। तो मैं किस बात को चैलेंज करने जाने वाली हूँ, पूरी कहानी की तरह सुनिएगा। मैं चैलेंज करने जाने वाली हूँ कि एनर्जी की रेडिएशन कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, एनर्जी इज नॉट रेडिएटेड इन कॉन्टिन्यूअस मैनर। इसको चैलेंज करना है। तो अब जरा देखते हैं क्या है। अगर किसी सब्सटेंस को आप परफेक्ट एब्जॉर्बर को लगातार हीट कर रहे हो, तो मैंने नीचे क्या रखा है, फ्लेम दिखा दी है येलो कलर से, बर्नर के ऊपर रखा है इसको, और ये लगातार मैं इसको हीट दिए जा रही हूँ। अगर एक लोहे की कील को आप ऐसे करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपने उससे पकड़ के गैस के चूल्हे पे ही अपने घर में रखो, सेफ्टी पिन को ही, तो आपको दिखता है वो रेडिश होने लगता है। थोड़ी देर बाद वो ऑरेंज होता है। उसके बाद आपके बर्नर, आपके घर के बर्नर की फ्लेम का टेम्परेचर ही नहीं है उससे ऊपर कि वो और हीट उसको दे सके, या आप देख नहीं सकते तब तक आप छोड़ देते हैं। लॉट्स ऑफ रीजंस, वो जो फ्लेम है उसकी भी एक लिमिटेशंस है। तो अगर आपने किसी सब्सटेंस को, परफेक्ट एब्जॉर्बर को लगातार हीट किया, उस अब परफेक्ट, वो फिर परफेक्ट रेडिएटर भी बनेगा। जब उसने सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, वो एनर्जी डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकता, वो क्या करेगा, उस एनर्जी को रेडिएट करेगा। अब ये मैंने ब्लू कलर से, रेड कलर से रेडिएशन दिखानी शुरू की। जब वो रेडिएट करेगा तब आपको रंग दिखता है लाल, जब वो रेडिएट करता है तब आपको वो कलर दिखता है। तो ये कलर आपको क्या दिखा, रेड। शुरुआत में आपने उस सेफ्टी पिन को चूल्हे पे रखा, और सपोज बर्नर आपको हमने वो दे दिया जिसमें टेम्परेचर और हाई जा सकता है, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, कलर बदलेगा, रेड से ऑरेंज की साइड होगा। एंड क्या होगा विबग्योर का, वो वाला एंड रेड से शुरू होकर दूसरे एंड पे ब्लू, ब्लू वायलेट इंडिगो सारे एक ही तरफ मान लू मैं, एंड होगा ये। थोड़ी देर बाद ऑरेंज आएगा कलर, उसके और थोड़ी देर बाद करते करते ब्लू आएगा, और एक स्टेज ऐसी आती है जब फ्लेम का कलर और उस जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका कलर भी सेम होता है, एंड एट द एंड व्हाइट भी आ जाता है। तो ये ऐसा होता है, ये सही एक्सपेरिमेंट है, ऐसा नहीं है कि ये कोई मैं बना रही हूं, इट इज देयर। तो एक्सेप्टेड दैट दिस इज रियलिटी, कैसा होता है इसका मतलब, ठीक है। अब देखते हैं, सोचते हैं इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी से क्या लेना देना है। तो अब इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी से लेना देना समझाने के लिए
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी का जो एक फिलॉसफी चल रही थी वो ये थी कि भाई एनर्जी लगातार आती है, ये टिक टिक ना करना भाई, ये पेन तो बनने ही बंद हो जानी चाहिए, बैन हो जानी चाहिए, क्लासरूम से टिक 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 शुरू हो जाते हैं, एंजाइटी अपनी मेरे पे मत डाला करो। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ऐसा मैक्सवेल थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी का कहना था कि लगातार आ रही है तो इंटेंसिटी ज्यादा दो। इंटेंसिटी ज्यादा का मतलब क्या है? रेड कलर का एक लैंप की जगह 10 लैंप लगा दिए, वो हो गई इंटेंसिटी। मोटी वेव मैंने आपको डाल के भी दिखाई थी कि एक की जगह आप 10 रेड लाइट के लैंप दे दोगे तो इंटेंसिटी बढ़ गई, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जब तक ये डिस्कार्ड नहीं हुआ था तब तक तो मानते यही थे, तुमने 10 लैंप लगा के दिए हैं तो एक साथ 10 की एनर्जी अंदर घुस रही है, नहीं। लेकिन तब तो यही मानते थे। तो अब आप ये सोच के देखिए, उनका कहना था एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अगर एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, यानी अगर रेडिएशंस कॉन्टिन्यूसली एनर्जी का फ्लो लेती, तो जैसे जैसे आप, ध्यान यही देना, एंड आ रहा है, जैसे जैसे आप बर्नर से हीट बढ़ाते, रेड कलर की एक वेव की जगह 10 निकलनी शुरू हो जाती, इंटेंसिटी तो बढ़ती। आप हीट बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा? रेड कलर और इंटेंस। पहले रेड कलर मेरे को यहां से खड़े होके दिख रहा था, इतना इंटेंस हो गया, और दूर से और डार्क 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 मोटा होता गया रेड कलर। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। हीट बढ़ाने पे क्या हुआ भाई? कलर बदल गया। हीट बढ़ाने पे क्या चीज बदल रही है? एनर्जी बदल रही है, इट मींस। क्योंकि कलर, आप ये देखिए, इसको इमीडिएट हमने यहां पर डिस्कार्ड कर दिया कि मैंने खुद इसका जब एनर्जी बढ़ाई, मुझे पता है मैं यहां पर टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर लगाए खड़ी हूं, मुझे पता है मैं 1200 केल्विन, 1300 केल्विन, 1400 केल्विन टेम्परेचर दिए जा रही हूं, या 800 केल्विन दिए जा रही हूं, 900 1000 केल्विन दे रही हूं। मतलब क्या है? मैं एनर्जी बढ़ा रही हूं। एनर्जी बढ़ाने पर रेड कलर की इंटेंसिटी नहीं बढ़ रही, कलर ही बदल रहा है। मींस दिस कैन नॉट होल्ड गुड फॉर एटलीस्ट एनर्जी रेडिएशंस। देन व्हाट होल्ड्स गुड? सोचो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया ही नहीं होता तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से कैसे मैं वहां पहुंचती जहां आज पहुंची हूं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मुझे पता चल गया भाई, एनर्जी बढ़ाने से तो तुम्हारा कलर बदल रहा है। डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट वेवलेंथ। ज्यादा एनर्जी पर कौन सा कलर आया? ब्लू। ब्लू की सबसे छोटी वेवलेंथ। तो इसका मतलब एनर्जी तो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई। मैं फ्रीक्वेंसी ला ही नहीं रही यहां, क्योंकि मेरे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बिल्कुल आपको अलग करना है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट करना है, इसीलिए इतने टाइम तक लिया नहीं। ब्लैक बॉडी हर साल एंड में लेती हूँ, क्योंकि तुम लोग वो जरूरत नहीं समझते कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहुंच तो गए सही जगह, क्या जरूरत है। लेकिन अब हॉट सेलिंग केक है, क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरे को लेना है। तो यानी इससे मुझे पता चल गया, वो बात अलग है कि आपको पता है कि वेवलेंथ इज फर्दर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इतना करने लायक अब आप लोग हैं। यानी तब मुझे पता चला जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी का कोई एक लिमिटेशन नहीं आया, दो आ गए। आपके सिलेबस में दो आए हैं, वैसे तो पता नहीं हजार आ गए होंगे। आपके सिलेबस में दो हैं कि हो गया बस, इनफ है हिस्ट्री, इससे ज्यादा क्या पढ़ानी। So finally what I land up is this is black body radiation. इतना नोट करो, फिर इसकी मुश्किल चीज कराती हूं जिसमें शायद फिर कंफ्यूज होगे। इतना नोट करो। नोट करने के बाद लास्ट चीज ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को गलत तो साबित कर दिया, नथिंग न्यू फॉर अस। अब इधर ही फोकस रखना है कार्तिक, ठीक है? पूरा टाइम आज कार्तिक यहीं देखोगे, इधर उधर नहीं और जमीन पे भी नहीं। अब मेरे को इसके ऊपर फेमसली वो ग्राफ जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है वो देखना है। राइट, स्कूल्स में इसके ऊपर क्वेश्चन सीधा शॉर्ट नोट आता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मैंने नहीं दिया पेपर में कि ये तो लिख ही लोगे, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा इसमें अच्छी एज लेने का था। अब आई होप नोट हो गया होगा। तब तक बाकी लोग नीचे वाला ग्राफ बना लो, ताकि समझते वक्त कंफ्यूजन ना हो, जो लोग ऊपर अभी लिख रहे हैं। और अगली क्लास में जो आपका ऑब्जेक्टिव 1 घंटे का टेस्ट है उसको ईमानदारी से करिएगा, इंप्रूव करिएगा। ये आपके पास मैं वेवलेंथ एमिटेड फ्रॉम दैट ब्लैक बॉडी का ग्राफ बनाती, कि उस ब्लैक बॉडी में से एमिट होने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ और उसकी इंटेंसिटी। इस तरह के ग्राफ पढ़ने आपके लिए अब पहली बार तजुर्बा है। आगे की केमिस्ट्री में लगभग सभी ग्राफ इस तरह के आएंगे। और कोई नीट का पेपर डाउनलोड कर लेना 3-4 साल पहले का, तो ये इतने पॉपुलर ग्राफ हैं, T1 T2 T3 T4, बताओ कौन सा टेम्परेचर बढ़ा है?
इतना पॉपुलर क्वेश्चन है कि एक ही पेपर में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हर साल देखने को मिल रहे हैं। तो अब इस तरह के ग्राफ को आप आज पहली बार पढ़ेंगे, वो पढ़ना सीखिए कैसे रीड करना होता है इनको। एक तरफ मैंने क्या रखा, लेमडा, और एक तरफ मैंने क्या रखा, इंटेंसिटी। इसका क्या मतलब है, मैं वो फिर से ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक कलर का जो भी मैंने डायग्राम में बना रखा है, एक आयरन का बॉल लाई, उसको हीट करना शुरू किया। हीट करते वक्त आई नो मैं फ्लेम को टेम्परेचर T1 पे रख रही हूं। टेम्परेचर T1 पे मैंने तो बड़े आराम से कह दिया कि भाई टेम्परेचर T1 पे वो रेड कलर की लाइंस बना दी, लेकिन आसपास की और कलर की लाइंस भी आती हैं, ऐसी बात नहीं है सिर्फ रेड ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा ऑरेंज भी मिल जाएगा, शायद थोड़ा सा येलो भी, बट मेरी आंखों को क्या दिख रहा है, रेड। वाई? बिकॉज रेड कलर की इंटेंसिटी उस वक्त सबसे ज्यादा थी। आपको जब स्पेक्ट्रम भी पढ़ा है तो मैंने कहा छोटी मोटी पीक्स को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि मेरी आंखें वो देख पाती हैं जो बड़ी पीक है। तो रेड कलर की वेव, अब ये वेवलेंथ है, सोचो ये वेवलेंथ कहां से शुरू हुई है। ये वेवलेंथ जो जो भी मैंने यहां पर लेमडा रखा, लेमडा की वैल्यूज, ये छोटी वैल्यू होगी, ये बड़ी वैल्यू होगी, ग्राफ में यूजुअली यही है, यहां पर छोटी वैल्यू, यहां पर बड़ी वैल्यू। तो इस साइड मेरे को रेड मिलेगा और इस साइड मेरे को ब्लू मिलेगा। मान सकते हैं ये बात। जब मैंने T1, मुझे अभी नहीं पता, ये मेरा क्वेश्चन है, T1 बड़ा कि T2 बड़ा, मुझे नहीं पता। तो ये मत सोचना जिस पे 2 लिखा है वो फाइनल है, वो बड़ा है, नहीं। दैट्स व्हाट नीट एंड जेई क्वेश्चंस विल बी। आपको TA TB दे देंगे, T1 T2 दे देंगे, और अक्सर उसमें T2 छोटा होगा, अक्सर नहीं मतलब हो सकता है, चारों ऑप्शन होंगे आपके पास। अब आप सोचिए T1 टेम्परेचर पे मैंने रेड कलर से बनाया, अगले तो रेड कलर से बना के नहीं देंगे, तो आपकी समस्या, वो देंगे अपना ब्लैक कलर से। आपको खुद देखना है, हाईएस्ट जो पीक मेरे को इंटेंस दिखाई दे रही है, वो पता चला 700 नैनोमीटर के आसपास आई। ये तो रेड कलर है पक्का, मैंने रेड से बना के दिया कि आपको फर्स्ट टेक में समझ आ जाए। ये कौन सी, ये दिख रही है आपकी आंखों को, ऐसा नहीं है कि इसमें ब्लू की नहीं आई, आई है, बट इतनी छोटी आई है कि रेड उसके ऊपर डोमिनेट कर गया है, आपकी आंखें नहीं देख पाई। बाकी वेवलेंथ्स की इंटेंसिटी, क्योंकि हो सकता है आयरन का एक कोने में छोटा टुकड़ा ज्यादा हीट हो गया हो, उसने ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली एज कंपेयर टू जो जो बिल्कुल बिल्कुल फ्लेम के सेंटर में है। जो आप देखते हैं ना, एक गर्म तवा देखें, बहुत देर बाद वो सारा टेम्परेचर उसका सेम होता है, एक कॉर्नर पे फुल्का जल रहा है, एक पे नहीं जल रहा, क्योंकि मुझे पता है उस तक मेरी फ्लेम ज्यादा पहुंच रही है। सो कोई कोना तो ऐसा होगा जो रेड के अलावा दूसरा रेडिएट कर रहा होगा, लेकिन ज्यादा कौन सा रेडिएट हो रहा है, रेड। तो जो पीक है वो आपकी आईज को दिखाई देती है। दिस इज फॉर यू, ये है आपके लिए देखने लायक चीज। तो अगर ये 700 नैनोमीटर या 650 या 680 नैनोमीटर के आसपास आई, पक्का रेड कलर की रेंज थी। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से आप जानते हो क्या बढ़ा, एनर्जी। एनर्जी बढ़ाने से आप जानते हो क्या घटा, वेवलेंथ। वेवलेंथ और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप समझोगे मैं फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं लाई, क्योंकि ग्राफ में तो वेवलेंथ आनी है। तो T2, कार्तिक इधर ही देखना है आपने, T2 अगर बड़ा है तो उसकी वेवलेंथ मेरे को छोटी मिली, मैंने ब्लू से दिखाई ताकि आप समझ सकें। तो ये वाली वेवलेंथ जो है, क्योंकि स्मॉल वाली वेवलेंथ मेरे को नजर आई, बाकी की वेवलेंथ मैंने इग्नोर कर दी, क्योंकि हाईएस्ट पीक पे जो है आपकी आंखें वही देख पाएंगी। तो इट मींस दिस ग्राफ इज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये तो बता के दे रहे हैं हम, ये कोई पूछ नहीं रहे ग्राफ ब्लैक बॉडी का है कि नहीं। यहां एक सवाल पूछा जा सकता है, टेम्परेचर कौन सा हाई, बोथ आर इक्वल, T2 इज हाई, T1 इज हाई, और वी कैन नॉट से डेटा इन्फॉर्म्ड इज लेस, इनसफिशिएंट। तो ये आपके लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ है। पीक जिस सिग्नल, जिस लेमडा का सबसे ज्यादा है, आपकी आंखों को वो दिखाई देगा। इट डजंट मीन सिर्फ ब्लू कलर की लाइट है, लाइट सब कलर की है, डोमिनेट यहां ब्लू कर गई, यहां रेड कर गया। अब इसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन फॉर एवर कंप्लीट। किसी को ग्राफ के आगे कुछ लिखना है, लिखिए 1 मिनट में, अब मैं अगले हिस्से पे पहुंचती हूँ। ये है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये ग्राफ एनसीईआरटी में दे रखा है, कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम। एन अवस्थी के कितने क्वेश्चन हुए हैं अनंत? क्यों, मैं तो कितने दिन पहले तुम्हारी मम्मा से बात हुई थी, एन अवस्थी दिलाई कि नहीं दिलाई? फिर कितने हुए हैं? 30? बहुत कम हुए यार, क्या बात, 170 हैं?
85, ओके 185 है तो फिर तो बहुत कम हुए बेटा जी। ठीक है चलो शगुन कितने हुए? 70। और खींचो यार, अगले क्लास तक तो खींचना ही है। संडे यूटिलाइज आखिरी के बहुत आसान है, वो तर 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 होंगे, वही क्वांटम नंबर्स वाले कॉन्फ़िगरेशन वाले। आप दोनों ने एनिवर्सरी ली है अब तक? कितने हो गए? 50 के आसपास हो गए। आपने लिया बालक? तो ये तो लेनी पड़ जाएगी वैसे तो। डीपीपी ऑब्जेक्टिव पूरी हुई है। चलिए अब मैं एक्स्ट्रा एज के नाम पे एक बार ये दोबारा लूं, अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो। नहीं है तो मैं आगे जा रही हूं। एनीवन? ये इन फेज आउट फेज में कई बच्चों ने पूछा, मैंने कहा चलो अभी टेस्ट दे लो उसके बाद बात करेंगे, अगर किसी को लगता है। डू आई नीड टू डिस्कस इट वंस अगेन? ये मैं लास्ट वाली स्लाइड से उठा के लाई हूं। यहां पर सबको ये बात पता चल जानी चाहिए, इन केस नहीं पता तो, जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उतने ही वेव लेंथ्स होंगे। यानी अगर ऑर्बिट नंबर 2 में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 ही वेवलेंथ में चक्कर पूरा करेगा, 2 लैम्डा में। ऑर्बिट नंबर 3 में घूम रहा है तो वो 3 लैम्डा में पूरा करेगा। ऑर्बिट 4 में घूम रहा है तो वो 4 लैम्डा में। 5 में घूम रहा है तो 5 लैम्डा में। ये इसका डेरिवेशन था जो हमने उस दिन किया था। इन फेज का मतलब ही है कि क्रस्ट विल फॉल ओवर क्रस्ट एंड नंबर ऑफ वेवलेंथ इज आल्सो फिक्स्ड। क्लियर कार्तिक? ये बात नोट हुई है? ये वाली बात अभी नोट की है क्योंकि मैंने पिछली बार लिखवाई नहीं थी। करो नोट इसको। हाँ जी। आउट फेज, जब तक बाकी लोग इस बात को नोट करें, आउट फेज का मतलब था अगर क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर ना गिरे। ठीक है, जब तक बाकी लोग ऑर्बिट वाली बात नोट कर रहे हैं, हाँ लोग, क्योंकि अब इसमें मैं क्वेश्चंस लेने वाली हूँ। इस पे भी एक क्वेश्चन आएगा, तब आपको और इंपॉर्टेंस पता चलेगी। मान लीजिए शायला यहां से शुरू हुई मेरी वेव, एक लेमडा, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब मैं इसको आगे देखती हूं तो क्रस्ट और क्रस्ट एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नहीं गिर रहे, क्रॉस कर रहे हैं। इसको कहते हैं आउट फेज। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे, थोड़े टाइम बाद आपको क्या पता चलेगा, क्रस्ट के ट्रफ के ऊपर एग्जैक्टली क्रस्ट आ जाएगा। सुनना सुनना सुनना, ट्रफ के ऊपर एग्जैक्टली क्रस्ट आ जाएगा और दोनों एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल कर देंगे और इसके बाद इलेक्ट्रॉन वेव मर जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन वेव ने डेड हो जाना है तो मेरे को सिग्नल कैसे मिला? हमेशा मिला। इट मींस ये वेव कभी डेड नहीं होती, बिकॉज आई फाइंड सिग्नल ऑलवेज। अगर ये वेव डेड नहीं होती, इसका मतलब हो ना हो ये इन फेज ही ट्रेवल करती है। अब अपनी बात रखो। तो एक राउंड बाद इलेक्ट्रॉन रुक गया क्या? नहीं तो इलेक्ट्रॉन तो सारी जिंदगी घूम रहा है। मैं आज वेव फंक्शन निकालने दो। तुम्हें क्या लगता है वेव फंक्शन निकालना एक सेकंड का काम है? 9 से 10 साल लगते हैं एक इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को निकालने में। मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन तक श्रोडिंगर की कैलकुलेशन नहीं मिली। अगर तुम्हें 3s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन हर जगह ढूंढना है, 5 से 6 साल लगेंगे। तुम्हें क्या लगता है वो एक ही चक्कर लगा लेगा? लगाता रहेगा ना लाइफ लॉन्ग। छोड़ो, मैं कहती हूँ कोई ऐसी चीज भी आ गई कि एक ही सेकंड या एक ही मिनट लगना है, एक सेकंड लगना है, तो 3 दिन बाद कोई करेगा तो उसको मिलेगा ही नहीं। फिर तो एक चक्कर में तुम फिर कैसे बात करोगे कि एक ही चक्कर लगा के वेवलेंथ खत्म, उस पर रुक जाना है उसने? वो तो सारी लाइफ। आज तो तुम उस सिग्नल को ढूंढो, 10 साल बाद सिग्नल को ढूंढो, 10 मिनट बाद सिग्नल को ढूंढो, हर वक्त सिग्नल बराबर स्ट्रेंथ पे है और इलेक्ट्रॉन हमेशा घूम ही रहा है, रुका नहीं। इसका मतलब क्या है? वो उसी उसी जगह पे निशान छोड़े जा रहा है हमेशा। किसी कंट्री में कर लो, किसी टाइम जोन में कर लो, कुछ गैप के बाद कर लो। इट मीन्स व्हाट? ये वेव कभी डेड ही नहीं हुई। दैट्स व्हाट इट मीन्स। ठीक है। सो अब इन, हाँ जी, तुम लोग इसको सच सुन रहे हो, सच सोच रहे हो तो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो। तुम इसको ऐसे क्यों नहीं सोच रहे? ऐसा होता ही होगा फिर तो। जब मेरे को हर इलेक्ट्रॉन की वेव कल भी मिली, आज भी मिली, परसों भी मिली, इस तरह से क्यों नहीं सोच रहे? अगर कल को ऐसा सोचो, तुमको मैं वेव्स नहीं पढ़ा रही, तुमको मैं ये नहीं पढ़ा रही कि वेव एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली गिरेंगी तो क्या होगा, थोड़ा सा ओवरलैप होगा तो क्या होगा। नो,
तुमको वेव्स नहीं पढ़ाया जा रहा, तुमको ये पढ़ाया जा रहा है कि एक वेव ऐसी है जो आज भी बराबर एम्पलीट्यूड से जिंदा है, कल भी बराबर एम्पलीट्यूड से जिंदा है और 10 साल बाद भी। मीन्स व्हाट? उस वेव का सिग्नल कभी डेड नहीं हुआ। तो इसका मतलब वो ऐसे ही घूमता होगा। यस, जो तुम कह रहे हो होता होगा, लेकिन वो मेरे यहाँ तो नहीं काम, वो हो सकता है साउंड वेव्स में करवाएं, किसी और लाइट वेव्स में करवाएं। ठीक है, राइट। और कुछ आगे चले। अब मेरे को आगे लेना है वो पार्ट जो मैंने अब तक नहीं लिया था। 3 स्लाइड्स हैं, बहुत ध्यान से मेरे साथ समझ समझ के नोट करेंगे सभी लोग। एन अवस्थी के कम से कम भी 10 से 15 क्वेश्चन इस पे डेडिकेटेड हैं। कोई डाउट लेने भी आ रहा था तो मैंने कह दिया था छोड़ दीजिए, लास्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगी। तो कई बच्चों ने पूछा भी है तो मैंने रुकवा दिया था कि विल डिस्कस। अब इस एक्स्ट्रा एज का मतलब है कहीं एनसीईआरटी में इनका नामो निशान नहीं है, लेकिन ये जेई और नीट के सिलेबस में वेरी वेल वे डिफाइंड है, इन्फॉर्म्ड है। इस पे क्वेश्चन आ गया तो आप चिट्ठी नहीं डाल सकते कि आउट ऑफ द सिलेबस है। ज्यादातर जेई, नीट में चांस की बात है, जिस साल डिफिकल्ट देना हुआ तो उस साल इसमें से एक चीज दे सकते हैं। और ये मैंने नीट की एन अवस्थी से ज्यादा उठाए हैं क्वेश्चंस, कहीं आपको ये ना लगे कैलकुलेशन तो जेई वालों की होगी। ठीक है, सो सबसे पहली चीज जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहा जाता है, वो क्या है? वो है आपका दो ऑपोजिटली चार्ज जो होते हैं, जो भी दो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उसका फॉर्मूला फिजिक्स देती है। आप तक अब तक वो फॉर्मूला पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, आई डोंट नो, मैं पहुंचा रही हूँ। अब इस ज्यादा वेट नहीं कर सकती, मेरे को लगता है शायद अब तक फिजिक्स में दे दिया गया होगा। यही उम्मीद कर रही हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में दे देते हैं, इसलिए लास्ट क्लास में कराती हूँ, तब तक फिजिक्स में सब लोग ये बैकलॉग वैकलॉग निकाल के पढ़ के आएंगे। के इंटू K1 इन, जिनको नहीं पढ़ाया गया है वो अब डिस्कस ना करें कि तेरे क्या पढ़ा दिया, तेरे क्या ना पढ़ा दिया, मैं पढ़ा रही हूं जीरो से। K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। कोई भी दो ऑपोजिट चार्ज जो एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q1 एंड Q2। मैग्नीट्यूड प्लस और माइनस नहीं, आई एम टेलिंग यू मॉड, राइट। K क्या होता है? कांस्टेंट होता है। फिजिक्स विल फर्दर टेक केयर ऑफ दिस कांस्टेंट, थोड़ा डिटेल तुम्हें दूंगी। डिस्टेंस स्क्वायर, अब मैंने तो एटम पे लगाना है तो मेरा डिस्टेंस तो रेडियस होगा, लेकिन फॉर द फॉर्मूला सेक मैं आपको ये लिखवा रही हूँ। अब इस फॉर्मूले में ये के क्या होता है, जस्ट मैं इससे आगे इन्फॉर्म करना नहीं चाहूंगी। ये परमिटिविटी वगैरह ये सारा कुछ आपको फिजिक्स में मिलेगा। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये सारा का सारा फिजिक्स का पार्ट है। हम इसीलिए वेट करते हैं कि आपके यहाँ आ जाए, फिर आप तो मेरे को बोलने भी नहीं दोगे कि यू नो वेरी वेल। सो ये k क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमें इसकी वैल्यू मिल गई इतनी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Now, since it's a constant, it's a value. I'm not more concerned about this value. Let's see how to apply it in structure of atom when we want to calculate force of attraction between nucleus and electron. तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक एक पोटेंशियल या एक एनर्जी डेवलप होती है जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से घूम रहा है, ये है न्यूक्लियस, इमेजिन दिस न्यूक्लियस, ये सपोज लिथियम का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा बच्चों? 3 प्रोटॉन बराबर, तो 3। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, तो मैं 3 इंटू इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड बोल दूं एवरीवन। और इस इलेक्ट्रॉन को मैंने घुमा रखा है, तो ये जो पत्थर से मैंने धागा बांध के, धागा अपने हाथ में लेके मैं पत्थर घुमा रही हूं, दिस इज मेरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसके अंदर के क्या होगा वो तो मेरे को पता है, मैंने वैल्यू उतार ली। व्हाट विल बी क्यू, जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है, अभी वो चार्ज लिथियम का एटम है तो मैं क्या बोल दूं? 3e बोल दूं, वेयर e इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। और Q2 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इन्हीं के बीच में पोटेंशियल एनर्जी है जो यूं घूम रहा है। जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूमती है उसके अगेंस्ट एक और फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। शायद थोड़ा बहुत आपको अगेन इसका भी आइडिया हो, बट खैर वो लेते हैं हम। सो अगर मेरे से केमिस्ट्री में पूछा जाए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मर्ज होती है यहाँ, लिथियम 2+ की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ के, हम के की टर्म्स में ही पूछेंगे। तो के की वैल्यू आपको पता है, वो आप जानते ही हो, फॉर्मूला भी दे दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये 3e क्यों किया आप सब समझ गए? न्यूक्लियस का चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के बराबर है।
ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, रेडियस, अब आप पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डाले बैठे हो, दूसरे में डाले बैठे हो, तीसरे में डाले बैठे हो, वो डिसाइड करेगा मैं आर क्या करूं। तो in this way I can find out potential energy of electron via electrostatic force applied in an atom. Note it. Then I should go to next slide. इसे note करिए. हाँ, मैंने स्क्वायर पता नहीं क्यों नहीं किया. I'm sorry. Please do it. नोट करिए इसको, फिर आगे चलें. अगली क्लास में वील बी टेकिंग जेई नीट का सेपरेट टेस्ट 1 आवर. प्लीज रीच शार्प 2:30. 2:30 to 4:30 3:30 टेस्ट होगा. 3:40 पे आई स्टार्ट न्यू चैप्टर. 10 मिनट बाद ही मैं यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी. सो ट्राई नॉट टू बी एब्सेंट. हो गया नोट ये? चलिए, तो अब आपको पता है सेंट्रीपिटल के अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल होगा, जो न्यूटन का सेकंड लॉ भी कहता है. इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगते ही लगते हैं. एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन. जो भी आप जिस तरह से भी इसकी स्टेटमेंट याद रखते हैं, उस हिसाब से आगे हम अप्लाई करेंगे. मैं वेट कर रही हूँ, हो जाए नोट भाई सबका. अविनाश नोट हो गया? एवरीवन? चेतन, वी नीड टू बी क्विक इन नोटिंग. भव्या यू टू, सुहानी यू टू. थोड़ा स्पीड पकड़ो नोट करने में मेरे साथ साथ. हो गया? अच्छा, पेन चल रहा है, मैं तो यही मान के चल रही हूँ. मैं तो पेन देखती हूँ बच्चों का. अब क्या कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ? कुछ कोई बता दो मेरे को. फिजिक्स बड़ी पसंद है, सुना है आप लोगों को. क्या कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ एग्जैक्टली? अरे भाई, किसी किसी ऐसे को अगर बताना हो जिसे फिजिक्स नहीं आती, उसको क्या बताओगे? सॉरी. अच्छा, चलिए. न्यूटन का सेकंड लॉ कह लो, थर्ड लॉ कह लो, एक फोर्स के साथ ऑपोजिंग फोर्स होता है. राइट. जितना यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या है? mv²/r. कोई फिजिक्स में टर्म बता दे मेरे को. एंगुलर मोमेंटम. राइट. तो कुछ कुछ वो कहने की कोशिश कर रही थी, मेरे को जम नहीं रहा था, इसलिए मैंने नहीं सुना मोमेंटम लेके. बट आई एक्सपेक्ट कि आप सेकंड लॉ के बारे में ये इंफॉर्मेशन रखते हैं. इन शॉर्ट, बहुत ही लेमैन की टर्म्स में, एवरी एक्शन हैज अ ऑपोजिट रिएक्शन आल्सो. दो तरफ से बैलेंस होते हैं फोर्सेस, सर्कुलर में तो खासकर. सो यहाँ पर k q1 q2/r², वी ऑल नो व्हाट इज इट. इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा है. पर बढ़ के गिर क्यों नहीं रहा? अगर सिंपल फिजिक्स में कोई तुमसे सर्कुलर मोशन में पूछे कि मैं जब उसको टॉर्क या उसको फोर्स दे रही हूँ सर्कुलर मोशन में आने की, तो वो गिर क्यों नहीं रहा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इलेक्ट्रॉन को चिपक जाना चाहिए. तो यहाँ पर न्यूटन का लॉ सिंपल आता है ना. इसको एक अपोज करने वाला फोर्स भी है, जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये बहुत इजीली आप अपने घर में मिक्सर ग्राइंडर में देखते हैं. जब आप क्रीम से बटर निकालते हैं, तो आप इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं और इधर की तरफ खींच रहे हैं. लेकिन जो बटर निकलता है वो बाहर की वॉल पे पहले लगता है, बिकॉज दूसरी साइड का फोर्स इज ऑल्सो ऑपरेटिव. सेम गोज हेयर. तो दो साइड के जो फोर्स हैं वो इक्वल हैं. उन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया. mv²/r, ये आपके क्वेश्चन बैंक्स में है, जिन्होंने भी जेई का फॉर्म भरना है उनके लिए. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट. वी और आर मेरे को बोहर के फॉर्मूला से मिल जाएगा. आई विल यूज इट वेन एवर आई नीड इट. बट इससे अब अगर मेरे को कोई कहे कि ये जो एनर्जी का फॉर्मूला आपको पकड़ा दिया गया था, आपकी आदत इतनी पड़ जाती है सब्जेक्टिव टेस्ट तक न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते कि एनर्जी का यही फॉर्मूला याद रहता है. नथिंग रॉन्ग, तब दिया ही ऐसा था. लेकिन फ्रॉम हेयर आई कैन फाइंड आउट एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि k उसमें फिक्स्ड वैल्यू है. E, m, पाई, 2, h, ये सारी वैल्यूज फिक्स्ड हैं. इन सारी वैल्यूज का ही कैलकुलेशन आया था -13.6. तो अगर नीट में, जेई में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया और 4 स्टेटमेंट आई और पूछा इनमें से कितनी ट्रू और फॉल्स हैं, इसे फॉल्स मत करके आइएगा. ये भी ट्रू है, इसी से ये बना है. नोटेड. ये मैं आपको
पहले भी किसी ना किसी तरीके से बता चुकी हूँ कि जब मेरे पास सरकमफ्रेंस है, वेलोसिटी है, तो मेरे से कुछ भी निकलवा लो। लेकिन अब जब एनएमएसटी के डाउट्स या क्वेश्चंस अच्छे मैं ले रही हूँ, तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं करवाई दूं। मुझे वहां कराना है, तुम्हारे डाउट्स में कराना है, इससे अच्छा मैं यहाँ करा दूं। रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट पर सेकेंड, 1 सेकंड में वो कितने चक्कर काटता है। तो कोई भी आपको कहे कि आप एक पार्क के चक्कर काटिए और आप 1 घंटे में या 5 मिनट में या 1 मिनट में कितना चक्कर काट पाते हो, आधे घंटे में कितने चक्कर काट पाते हो, तो आप कैसे करोगे? किस स्पीड से भाग रहे हो डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस, इसी से होगा। तो इट मींस इट इज वेलोसिटी बाय सरकमफ्रेंस। आप वेलोसिटी की वैल्यू फॉर्मूला से, नॉट वैल्यू, फॉर्मूला से, बोहर का वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए मेरे को, आप दोनों दीजिए, नमन और आप दोनों, तीनों लोग। वेलोसिटी का फॉर्मूला बोहर का, आप तो सब्जेक्टिव टेस्ट दे लिया, मैं उम्मीद करती हूँ थोड़ा बहुत याद होगा। टेस्ट में मुझे नहीं पता क्वेश्चन आया था नहीं आया था। वेलोसिटी का क्या है? 216 था, 18, 18, और कुछ वो जेड एन जैसी चीज अपॉन एन स्क्वायर, जेड भी था शायद, हाइड्रोजन के लिए जेड पुट नहीं करते ना। 10 की पावर क्या थी? 6। भाई मैं एक ही से बात कर रही हूँ, इंटू जेड बाय एन स्क्वायर। चेक पीपल, करेक्ट और इनकरेक्ट। परीक्षित ये करेक्ट है? परीक्षित कॉपी में चेक करो, ये करेक्ट है? एन तो स्क्वायर ही दिया है उसने। अच्छा चलो देख लेते हैं, करो कॉपी से चेक, तुम भी करो भाई जहां से दिया है। नोट्स कॉपी तो होती है हर एक के पास। बोहर फॉर्मूलाज में करो। आर एन देना क्या है फॉर्मूले में? एन ए की एन स्क्वायर है, एन। तो गलती हो गई, एक गलती, उसके बाद तो तड़ातड़ लड़ी लग जाएगी गलतियों की। एन ही है, बाकी सही है। चलिए, तो अब आपको पता चल गया वेलोसिटी का फॉर्मूला, उससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। ऐसे ही रेडियस का मैं पूछ नहीं रही, 8 है और मैंने 6 कर दिया, आई एम सॉरी। चलो मैं ममता मैम को भी दोबारा से करा दूंगी, 6 कर लो, 6 कर लो बेटा। हो सकता है मीटर सेंटीमीटर का फर्क ना हो उसमें, कुछ यूनिट का फर्क ना हो मे बी, तो 6 कर लो जी। अब ऐसे ही आपसे रेडियस पूछूं, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। तो आप रेडियस का फॉर्मूला भी पुट कर दोगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पुट कर दोगे, लेकिन हाथ में क्या आएगा वो देखिए। दिस इज गोल्ड। यानी रिवोल्यूशन किस पे डिपेंड कर रही है? जेड दोनों फॉर्मूले में ऊपर आया है, नहीं एक में नीचे आया, आई एम सॉरी। और फिर जब नीचे वाला ऊपर गया तो उसने बना दिया जेड स्क्वायर और एन क्यूब। ये मेहनत मैं आपको सब्जेक्टिव टेस्ट देने के बाद, उसकी कॉपी चेक करने के बाद आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि अब तो कर लेंगे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके हाथ में है, रेडियस का फॉर्मूला आपके हाथ में है, दोनों पुट किए यहां पर, और आपको दिखेगा रिवोल्यूशन 1 सेकंड में कितनी कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन। ये इन दोनों पे इस तरह से डिपेंड करेगा। मैं आपको अभी इसका इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगी एक क्वेश्चन में। तो अब टाइम फॉर 1 रिवोल्यूशन, अच्छा कोई पूछे 1 रिवोल्यूशन में कितना टाइम, तो इसका उल्टा कर दीजिए कि कितना डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कितनी स्पीड से भाग रहा है। तो 1 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन होंगे वो था, सॉरी वो ऊपर वाला था 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन होंगे, और ये था एक रिवोल्यूशन कितने टाइम में होगा। इतना कंफ्यूजिंग है ये पूछना और आपसे उस वक्त सही मांगना कि इसमें अगर मुझे टेस्ट करना है ना, तो मैं ये दूंगी 1 घंटे के टेस्ट में कि मुझे पता है आपको बहुत देर लगेगी इसमें आने में, और वही हमें चाहिए, ताकि आपके टाइम की कमी हो, आप पैनिक हो, आप कंफ्यूज हो, परेशान हो, और आती हुई चीज को छोड़ना पड़ जाए आपके लिए। ये होता है रियल में, तो यही हम यहाँ पे करवाने की कोशिश करेंगे। इसे ध्यान से नोट कर लो। कुछ पूछना चाह रहे हो, बोलो। जस्ट इसका उल्टा ही तो है, एक याद कर लिया तो दूसरा भी तो याद हो ही गया। तो इसे पहले तो कॉपी में संभालिए, फिर गलती होगी तो उसको दोबारा जब देखेंगे, तिबारा देखेंगे, तब याद होगा। है ही, मतलब है ही वो फ्रीक्वेंसी। यू वेट फॉर द क्वेश्चंस। यूनिवर्सिटी में इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, मैं थोड़ा कम लिखने में इंटरेस्टेड थी। है ही ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, क्योंकि टाइम पीरियड है। राइट, बिल्कुल जी। ये मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करती हूँ।
एन अवस्थी के सबसे आखिरी पेज पे एक क्वेश्चन है। शायद लोग कह रहे हैं 180 है या 185 है। मेरे पास जो एन अवस्थी है पिछले साल के, अब ना नंबरिंग पे छोड़ो, ये क्वेश्चन दोनों में है, नीट और जेई दोनों की एन अवस्थी में है। मेरा क्वेश्चन नंबर है ये 173 और एक ग्राफ बना हुआ है, आपके में नंबरिंग अलग हो सकती है। मेरे को नहीं चाहिए आपके पास 173। हाँ हाँ, ओल्ड न्यू छोड़ो, कहीं पर तो ये ग्राफ मिलेगा। क्वेश्चंस कोई जरूरत नहीं है, किसी ने खोल लिया इसीलिए कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन निकालने की आपको। मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ लिख रखे हैं। यहाँ तो तुम लोगों को यही खेल मिल जाएगा, मेरे वाले में तो 120 है, मेरे वाले में 180 है, मैं केजी नर्सरी को हैंडल नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ रखे हैं। ये सबकी अनवस्थी में है क्वेश्चन। क्या नंबर है? 179। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर डिफरेंट रहेगा। अभी बार बार पन्ने मत पलटो अनंत, मेरे को यहाँ फोकस ज्यादा चाहिए। अगर आपको एक ग्राफ बना के दिया गया वेव फंक्शन और डिस्टेंस के बीच, जाए और डिस्टेंस के बीच, या जो भी कुछ, अब मतलब आपको दिखा दिया मैंने ये ग्राफ, और आपसे पूछा है, 4 ऑप्शन दे रखी, ऑर्बिटल आइडेंटिफाई करिए। जब आप इसमें ऑर्बिटल आइडेंटिफाई करते हैं, अब ये जो आपको ग्राफ बना के दिया, मुझे बताइए जाई और आर के बीच होगा ऐसा ग्राफ कि जाई स्क्वायर और आर के बीच? और इसमें आपको बजाय एन अवस्थी खोलने का इंटरेस्ट दिखाने की नोट्स कॉपी जरूर खोलना, इन केस आपसे कुछ उस वक्त लिखना मिस हुआ। कोई चीज आज आपको समझ आई, उस दिन तो जबरदस्ती मेरे प्रेशर में समझ ली। ये वो टाइम है वो चीज करने का। सो जब आप देखेंगे कि, तो आपको देखिए मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ जाई स्क्वायर, बिकॉज आई वांटेड यू टू थिंक ये ग्राफ दिया किसके बीच में है। आई वांटेड यू टू थिंक, तो आप कह रहे हो ये जाई स्क्वायर और आर के बीच में है, जाए और आर के बीच में। चलो एक सेकेंड, मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा आ रहा है। ये क्या है? दोनों नोड्स, रेडियल कह लो जो भी कह लो, नोड्स हैं, राइट। अब मुझे इतना पता है कि मैंने आपसे बात ही नहीं की। देखिए क्वेश्चन करते वक्त जुगाड़ क्या सोचने पड़ते हैं। मैंने आपसे बात ही नहीं करी अभी तक, या मेरे को मौका नहीं मिला, या मैं चुपचाप निकल ली, कि ये ग्राफ में जो नोड्स हैं ये कौन से वाले नोड्स हैं। बात ही नहीं की मैंने। ग्राफ के बाद अगली क्लास में मैंने नोड्स लिए, ये रेडियल नोड्स हैं, ये क्या नोड्स हैं, कोई तो बता दो। टोटल नोड्स हैं, क्या हैं? नोडल प्लेन्स हैं, व्हाट? एंगुलर नोड्स। यहां पर कहा गया है, इस क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ूं, आप लोग नहीं निकाल रहे अपनी एनवस्थी, मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन में जो चीज, जब कंफ्यूजन होता है तो मुझे क्वेश्चन देखना पड़ता है। तो मैं आपको, और ये इन फेज आउट फेज वाले भी बड़े अच्छे क्वेश्चन है इसके लेवल 2 में, राइट। तो जिसको भी जिस टॉपिक में दिक्कत लगेगी उनके लिए इसमें बहुत अच्छी वैरायटी है। सो मैं क्वेश्चन में एग्जैक्ट लैंग्वेज दे रही हूं तुमको। द वेव फंक्शन ऑफ एन ऑर्बिटल, इट इज वेव फंक्शन, ना कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन में बोल रखा है, और मैंने नहीं लिखा कि पकी पकाई खीर, नहीं, खुद सोचेंगे ना क्या है। तो जाई और आर के बीच में नोड्स कितने आए? दीज आर टोटल नोड्स। टोटल नोड्स इसमें आए 2, अलग अलग मैं नहीं बता सकती, टोटल नोड्स आ गए 2। टोटल नोड्स जब आए 2, और टोटल क्या मतलब, इसमें टोटल नोड्स के, अच्छा ये देखिए क्या लिखा है मैंने इसके अंदर, रेडियल। तो टोटल तो गलत हो गया मेरा वर्ड, ठीक है, तो टोटल तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले किसी स्टूडेंट से बैठ के डिस्कस भी हो रहा था, ये वाले नोड्स वो होते हैं जो रास्ते में चलते चलते बीच में आते हैं, ये वो नहीं है जो इसकी ज्योमेट्री में बाई बर्थ आए हुए हैं। तो दीज आर कौन से नोड्स ग्राफ में? रेडियल नोड्स। तो ये भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो वृंदा अगर आज तुम तब ना भी पूछते तो यहाँ ये बात थोड़ी क्लियर होनी थी। अब मेरे को कितने मिल रहे हैं इसके अंदर? 2। यानी आज आपको ये बात क्लियर होती है, ग्राफ में जो नोड्स मिलते हैं कौन से वाले होते हैं? सिर्फ रेडियल नोड्स। तो उससे मेरे को पता है उसका फॉर्मूला n-l-1, मैंने निकाला 2। अब क्योंकि 4 ऑप्शन थे, मैंने 4 ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि तुम्हारे दिमाग के घोड़े दौड़वाने थे। तो एक तो मेरे को दिखता है n-l-1 इज इक्वल्स टू 2 कब आ सकता है? जब n, और ये मैं क्वेश्चन करा भी चुकी लास्ट क्लासेस में, n हो मेरे पास 3 और उसमें से एक माइनस कर दो, यानी l हो मेरे पास 0। एक तो हो सकता है 3s, आप जानते हैं, और भी हो सकता है, कौन सा? लेकिन 2p में स्टार्ट ऐसे ही नहीं हो, तब मैंने वेव फंक्शन नहीं दिया था, इसीलिए ये जेई का क्वेश्चन और नीट का क्वेश्चन हो गया। पिछले वाला गुड बोर्ड लेवल क्वेश्चन अगर कोई देना चाहे स्कूल टीचर, तो
लेकिन इसमें तुम 3s के अलावा 2p ला ही नहीं सकते, जबकि नोट दोनों के बराबर हैं। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि उसके लिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कर्व दे दिया। अगर तुम प्रोबेबिलिटी कर्व छोड़ के गए तो तुम्हारे एक अकेले क्वेश्चन में पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम लपेट लिया हमने, नोड्स वोड सब कुछ। वाई इट, और ऑप्शन में मिलेगा 2p, ये भी बता दूं, ऑप्शन में 2p मिलेगा और हो सकता है तुम 2p क्लिक करो, लेकिन 2p नेवर स्टार्ट्स लाइक दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? 3s। तो ये 173 क्वेश्चन उठाया मैंने, क्योंकि बच्चे अक्सर आखिरी के छोड़ देते, थक लेते हैं, 100 सवा 100 तो अपनी पीठ थपथपानी शुरू हो जाते हैं, बहुत कर लिया हमने। और क्वेश्चन उसके बाद आता है, आई नो बहुत हो भी जाता है, इट्स नॉट इजी, कहना आसान है हम लोगों के लिए, करो। आप लोगों के पास बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत शौक है, वो भी जगह और समय लेते हैं। हो जाएगा ये क्वेश्चन सबसे वेरी क्विकली। अगले पे आती हूँ। अगला, क्योंकि शॉर्डिंगर पे आपको मैंने कह तो दिया बियॉन्ड योर स्कोप, लेकिन आप लोगों को शांति तो पड़ नहीं रही थी, कुछ ना कुछ करके मेरे से कुछ ना कुछ तो पूछा ही जा रहा था। तो शॉर्डिंगर पे मेरे पास 2 क्वेश्चन है जेई वाले में, जिसमें से एक लाई हूं, एक आपके अपने लिए है। वो शायद नीट के लिए ना बने, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन ऐसी है। शॉर्डिंगर के हिसाब से, या जिसके भी हिसाब से, छोड़ो शॉर्डिंगर वर्ड, नहीं स्ट्रेस ले रही मैं। Xi 2s. What is this xi? This xi is wave function of 2s. उसका पैटर्न कुछ ऐसा दिया, मेरे को कख नहीं समझ आ रहा इस इक्वेशन में, लेकिन फिर भी ये पता चल रहा है, ठीक है, ए नॉट क्या है वही आगे दे दिया, बोहर का रेडियस 0.529 या 0.528 एंगस्ट्रॉम्स। ये सब कुछ दिख रहा है, ये प्रोडक्ट है e की पावर -r बाय ए नॉट एक्सपोनेंशियल। नीट वाले इसका बिल्कुल हेडेक ना ले, क्लास 12th की केमिस्ट्री में ये बहुत बहुत तो नहीं, 2 चैप्टर्स में आएगा, तब मैं करवा दूंगी एक्सपोनेंशियल e की पावर क्या होती है, नेचुरल लॉग में कैसे लाते हैं, लॉग बेस 10 में कैसे लाते हैं। दैट विल बी माय जॉब फॉर केमिस्ट्री पार्ट इन क्लास 12th। लेकिन इस सारे के बारे में अगलों ने पूछा क्या, ये इक्वेशन जैसे ही तुम लोगों ने देखनी है, क्वेश्चन छोड़ देना है, शर्तिया। लेकिन ये कितना आसान क्वेश्चन है, अगर इसमें घुसने का जज्बा हो तो घुसिए। देखिए, मेरे को बता दिया ए क्या है। अब देखिए, इफ रेडियल नोड, भाई नोड आते ही पकड़ लो, क्वेश्चन आसान है, क्योंकि वो जगह है जहां जाई 0 होता है, पूरी इक्वेशन ने 0 हो जाना है। नोड क्या है जहां पर जाई 0 कह लो, जाई स्क्वायर एक्चुअली 0 होता है, लेकिन जाई भी तो उसी का प्रोडक्ट, जाई से ही तो जाई स्क्वायर आ रहा है, तो मेरे को वेव सिग्नल मिल ही नहीं रहा वहां पे। इफ रेडियल नोड इन 2s इज एट आर नॉट डिस्टेंस पे रेडियल नोड मिला 2s में, 2s में एक ही नोड होता है और वो आर नॉट डिस्टेंस पे। आर नॉट किसके बराबर होगा इन टर्म्स ऑफ ए नॉट? 4 ऑप्शन नहीं दे रही, तो ये बता रही हूँ किस टर्म्स में पूछा है। तो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, कुछ समझ नहीं आया। पहली बात तो इतना समझ आया, ऐसी कोई गंदी सी दिखने वाली इक्वेशन दे दी जो हमें अच्छी नहीं लगती, हमें आदत नहीं है, और आर नॉट और ए नॉट के बीच में कुछ आपस में रिलेशन पूछा है। इतना तो समझ आ रहा है। उसके बाद मैं क्वेश्चन छोड़ के निकलूं या ना निकलूं, इतना समझ लेना बस, अगली बार घुस लोगे। आर नॉट और ए नॉट को डील करता हुआ एक ही फंक्शन दिखाई दे रहा है इसमें, उस हिस्से को उठा लो, 0 तो सारा ही है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, क्योंकि सबका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो ये मान के चलिए आप, क्योंकि अभी मेरे हाथ बंधे हैं, मैं मैथमेटिकली आपको एक्सपोनेंशियल और वो सारा नहीं बता सकती, दिस होल फैक्टर विल बी 0। अगर ये नोड पे आती है बात, दिस होल विल बी 0, इट मींस दिस इज आल्सो 0। तो यहां से मैंने क्या उठाया बच्चों, 2 माइनस आर अपॉन ए नॉट, 2 माइनस आर अपॉन ए नॉट विल बी 0। क्यों? मैं यही, आप कहोगे ऐसे कैसे मैम, इन दोनों का प्रोडक्ट अब 0 हो सकता है, इसको क्यों 0 कह रहे हो? शायद तो किसी के दिमाग में आ रहा होगा, भाई मैं बाकी सारों को उधर ले जाऊं, मेरे को तो मेरे मतलब का फंक्शन देखना है ना, मैं बाकी सबको उधर ले जाऊं तो ये 0 तो हो ही जाएगा ना। तो ये 0 बना दिया मैंने, अपने मतलब का हिस्सा निकाल लिया। जब ये 0 आ गया तो आर और ए नॉट में आ गया ना। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये नीट में क्यों नहीं आ सकता? जब तुम 12th कर लोगे, अभी तो नीट वालों को लगता है हमें ये सब हैंडलिंग नहीं आती, जब तुम 12th कर लोगे तुम ये भी नहीं कह सकते एक्सपोनेंशियल नहीं आता, हम कराएंगे केमिस्ट्री में। जब मेरे को ये पता है नोड वाली जगह पे जाए 0 होता है, मेरी सारी इक्वेशन में मैं किसी को भी उठा के 0 कर सकती हूँ। बड़ा सिंपल सा इक्वेशन का फंडा है। तो आ गया आर, ये था इसका आंसर, कोई नहीं खतरनाक कैलकुलेशन। तो इसलिए मैं जब से आपको ये चैप्टर में पढ़ा रही हूँ, एक ही बात बोल रही हूँ, जितना लंबा और खराब दिखने वाला क्वेश्चन है, चांसेस है वो उतना इजी है, चांसेस है। मैं सबसे आखिरी क्वेश्चन सबसे छोटा लाई हूँ आज, वो भी देखेंगे
और ये भी देखेंगे। सबसे खराब दिखने वाला क्वेश्चन और सबसे छोटा इजी 9 या 10 शब्दों का एक क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा तुम्हें लगता है कि डुएबल था मेरे बिना। हो जाएगा ये नोट करने की जरूरत नहीं, ये वही करें जो एनएसटी घुसेंगे उन्हीं के लिए है। लगे कि नहीं मेरे को तो नोट करना था क्योंकि एनएसटी में तो सॉल्यूशन सारों के होते नहीं, तब आप इसके पीडीएफ से जाके ऐप से निकाल लीजिएगा। ठीक है, अभी क्लास में मेरे साथ रहिए क्योंकि तो दोबारा करने के बहाने रिटेन होगा, सेम क्वेश्चन थोड़े आ रहा है। ठीक है, चलिए देखो, अपने आप कर सकते हो इसको। ये आपका क्वेश्चन 157 है, करना अविरल कोशिश। परीक्षित, मैं सारे बनाने लगी थी, फिर मुझे लगा मैं सिर्फ 1s 2s बनाऊं, 2p तुम लोग खुद सोचो, तो मैंने नहीं बनाया। ये ऑप्शन नहीं है, सॉल्यूशन की शुरुआत है कि कोई बच्चा सोचना शुरू करेगा तो कैसे सोचना शुरू करेगा, वो सारे प्रोबेबिलिटी कर्व्स या जाई के कर्व सोचेगा, चेक वेव फंक्शन के कर्व सोचेगा। बताना, करना कोशिश। परीक्षित, केशव, समीर, करना सारा कोशिश करना। कौन सा ऑर्बिटल, 4 ऑप्शन थे, मैं नहीं दे रही, कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें वेव फंक्शन सिर्फ और सिर्फ हर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस पर पॉजिटिव ही होता है? 1s 2s क्यों नहीं, मैंने 2s बना के रखा है। ओके, 2p क्यों नहीं? 2p देखना जाई। हाँ हाँ, तुम एक बार देखो ना, जाई जाई स्क्वायर नहीं। देखो भाई, मेरा पर्पस है बार बार इन कर्व्स को दिखाना, इतनी जल्दी थोड़ी आंसर देते हैं सही। माय पर्पस है, समीर आना था ना आंसर। देखो, बोलो परीक्षित, चेक करो कोई और है। जाए वाला 2p भी तो हो सकता था। नहीं आ रहा 2p में नेगेटिव, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, मैं थक गई थी बनाते बनाते, मैं क्यों बनाऊं, बच्चे खुद सोचे। एंड पीपल, एवरीवन, ये ग्राफ बना के नहीं दिए है क्वेश्चन में, जहां से ये एरो है वहां से मेरी सोच और मेरा सॉल्यूशन शुरू होता है। अगलों ने तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, 1s 2s 2p 3s, उसमें से ढूंढने थे तुमको। तो मुझे सोचना क्या पड़ेगा उस वक्त जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, सारे जाई वाले कर्व। और अगर मेरी कॉपी में किसी जगह मैंने बना रखी, उसको 3 बार देखा, तो मेरा दिमाग जाएगा कॉपी के उस साइड मैंने जाई वाले बनाए थे, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। मेरा सवाल है कंफ्यूजन में 2p क्यों नहीं? 2p का कर्व देखो, उसमें 0 आ गया। इन्होंने 0 भी नहीं अलाउ किया, इन्होंने ये थोड़ी पूछा वो विच ऑर्बिट हैज ओनली पॉजिटिव वैल्यू। अंडरस्टूड है, एक ही जगह गलती करेंगे बच्चे, ग्रूम्ड बच्चे जिन्हों एक बार बता दिया जाए, वो इसमें क्या गलती करेंगे, 1s या 2p। ये दोनों जो ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा पढ़ाकू बच्चे होते हैं, ज्यादा सिंसियर बच्चे होते हैं, आप लोग उनको जो भी बोलते हो, वो हर क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन ढूंढते हैं। एक आदत है, जब आप हर क्वेश्चन, और ये एक अच्छी आदत है, हर क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन ढूंढोगे तो आप ज्यादा कंफ्यूज भी होगे, और जब उस कंफ्यूजन से निकलोगे तब आप क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे। मतलब हम भी इतने सालों में बेइज्जती खा खा के इंसल्ट ले लेके सीखे कि होने दो बच्चों के सामने, बट आ तो जाएगा। सो यहां पर 1s और 2p में क्या फर्क है? दोनों में ही पॉजिटिव थे, नेगेटिव एक में भी नहीं था, लेकिन 2p में 0 को टच कर रहा है, तो दे आस्क्ड नॉट 0, दे आस्क्ड ओनली पॉजिटिव। हो जाएगा परीक्षित ये? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 1s। यहां मैं आपको थोड़ा सोचना सिखा रही हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई भी डायरेक्ट नहीं है। अब तक आपको पता था कि आपको वेव फंक्शन का डायग्राम देंगे तो आप बना लोगे। अब आपको ये सोचना सिखाया जा रहा है कि जैसा प्लेन पिछला पेपर था, कतई एक भी क्वेश्चन प्लेन मत सोच लेना। ये मैं यूनिवर्सिटी के आखिरी के क्वेश्चन करा रही हूँ जो टफ चुन के, 175 में से 174 थे मेरी यूनिवर्सिटी में, मैं कुल मिला के 15 वो क्वेश्चन लाई हूं जो हर साल मेरे पास डाउट्स में आते हैं। हो गया, ये हो जाएगा, कोई समझा दे तो शायद आसान होता। अब धीरे धीरे आपका दिमाग चलना शुरू होगा। ये ये क्वेश्चन इस साल भी नीट और जेई में आया है, लास्ट ईयर भी आया, उससे लास्ट ईयर भी आया, मतलब एक साल नहीं अगले छोड़ रहे इसको, क्योंकि बच्चे तो बदल रहे हैं। हमें लगता है यार हर बार यही दे रहे हो, हर बार बच्चे यही गलत करके आ रहे हैं।
और हर बार हम बता रहे हैं बच्चों, प्लीज ये ध्यान से सुन ले, है कुछ नहीं, फोकस यहीं रखना। अब देखो क्या क्वेश्चन की स्टार्टिंग है, भाषा को समझो और तुम्हारी सोच क्या जाएगी उसको समझो। मेरे को बताओ, डीजेनरेट का मतलब सबको पता है, क्या होता है डीजेनरेट? सेम एनर्जी। अच्छा, हाइड्रोजन के एटम के लिए, सुरवीन हेल्प करना मेरी, शाइला, हाइड्रोजन के एटम के लिए 1s की एनर्जी और 2s की एनर्जी में किसकी एनर्जी कम होती है? 1s। 2s और 2p में किसकी कम होती है सुरवीन? 2s। शाइला चेक। मैंने हाइड्रोजन के लिए वो गोलियों गोलियों वाला, डब्बो डब्बो वाला कलर डायग्राम लाई थी कि इसमें तुमसे गलती होगी, भूल जाते हैं। सबको याद है हाइड्रोजन वाला? तो जैसे ही किसी क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम आए, अब नाउ ऑनवर्ड्स ये आपको एनावस्थी ट्रीटमेंट देगी। नाउ ऑनवर्ड्स हाइड्रोजन एटम की बात हो ना, डायग्राम वो याद रखना। 1s के बाद 2s 2p दोनों एक ही लेवल पे थे, 3s 3p 3d एक ही लेवल पे थे, 4s 4p 4d 4f एक ही लेवल पे थे, डीजनरेट थे। अब समझिए क्वेश्चन, नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉन स्पिन, मुझे नहीं पता है क्यों दे दिया, मेरा अंदाजा है आपको तंग करने के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कि आप स्पिन में कुछ भटक जाओ, कुछ सोचो। तो ये सिर्फ आपकी परेशानी के लिए एक लाइन दी गई, इसका कोई तुक नहीं था यहां पे, बट दे दी। द डीजेनरेसी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगले ये भी बता रहे हैं बेटा n इक्वल्स टू 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल्स टू, उनको पता है कि तुम इसके बाद भी नहीं सही करोगे, ये भी हम बता देते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है? n इज इक्वल्स टू 2। डीजेनरेसी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन एटम की वहां पर डीजेनरेसी क्या है? तो काफी बच्चे लास्ट ईयर्स में ये डाउट लेके आते हैं, डीजेनरेसी पूछने का मतलब क्या है, मैं जवाब क्या दूं? 2p की डीजेनरेसी 3 होती है, क्या मतलब है? p में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज डीजेनरेसी। f ऑर्बिटल की डीजेनरेसी 7 होती है, d ऑर्बिटल की डीजेनरेसी 5 होती है। तो डीजेनरेसी का मतलब समझाने के लिए मेरे को एक क्वेश्चन लाना पड़ा। अब फॉर एक्साइटेड स्टेट, कौन से वाली? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट इज 2, इट कंसिस्ट ऑफ 2 शेल सब शेल्स, 2s एंड 2p। लेकिन हाइड्रोजन के लिए मुझे पता है 2s और 2p बराबर है, तो डीजेनरेसी सेकेंड शेल की क्या हुई? 4। ध्यान यही रखना बच्चों, सेकेंड शेल की डीजेनरेसी, सेकेंड शेल, सेकेंड या कह लीजिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी क्या हुई? 4। क्योंकि वहां 2s और 2p में गैप की तो जरूरत ही नहीं थी, ये तो मल्टी इलेक्ट्रॉन पे आया गैप ऑफ बाउ के बाद। 2s और 2p तो इकट्ठे एक ही एनर्जी लेवल पे हैं, तो इसकी डीजेनरेसी क्या हुई? 4। क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन मैं पूछूं इसका, जिसमें मेरा कोई जवाब नहीं आएगा, आपका आएगा, पहले इसे समझ लीजिए। वो कौन सा लेवल होगा हाइड्रोजन एटम में जिसकी डीजेनरेसी 9 होगी? साइंस, सेकेंड शेल में तो 4 है डीजेनरेसी, सेकेंड शेल में 4 है डीजेनरेसी। वो कौन सा शेल होगा हाइड्रोजन एटम में जिसकी डीजेनरेसी 9 होगी? थर्ड, 3s 3p 3d, 3d में कितने? 5 और ये 4, 9। ये एन अवस्थी का अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटे क्वेश्चन। हाँ जी, जुगाड़ ढूंढो, व्हाई नॉट, ये तुम्हारा काम। सो ये क्वेश्चन मेरे को डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं, जब मैंने इसलिए लाई, एक क्वेश्चन मैंने करा के सीधे मैं किसी और क्वेश्चन पे जंप कर रही हूँ, कहीं तुम लोगों को ये ना लगे हमसे होगा कैसे। तो जस्ट टू शो यू, 155 मैंने कराया, 156 तुमने कर लिया। दिस इज ब्यूटी ऑफ दिस बुक, एक जैसे 5 क्वेश्चन है एक साथ, कि तुम लोग कर सको। जिन बच्चों पे टाइम नहीं होता, इमरजेंसी है, करना है, तो वी सजेस्ट एवरी इवन कर लो और लिख लो आई एम डूइंग एवरी इवन। जब मैं नेक्स्ट टाइम इस चैप्टर को रिवाइज कराऊंगी तब एवरी ऑड कर लेना। तो टाइम मैनेजमेंट के तरीके, इफ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। चलिए जी, 117वां क्वेश्चन, ये कुछ उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है क्वेश्चन, मेरा इरादा नहीं था। सेट बी जिनके पास था, उसमें एक क्वेश्चन, मैं सेट बी की कॉपीज देख रही थी, जैसे सारा आपकी कॉपी में और 2-3 और है, मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगी। एक गलती अभी भी हो रही है, दैट्स द यूज ऑफ माय सब्जेक्टिव टेस्ट।
आप लोगों को ये अभी तक याद नहीं हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकालते हैं, बाहर वाले शेल से कि अंदर वाले शेल से? तो आप देखिए बाहर वाले शेल से निकालते हैं। अब अगर ये स्कूल पेपर का क्वेश्चन है, ये स्कूल पेपर्स में भी मिलेगा बहुत, बस रेशो नहीं होगा, सीधे मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रखा होगा। तो आयरन, एवरीवन चेक, कोई कर नहीं रहा इसको, मेरे साथ कर रहे हैं, ये करने लायक नहीं है, ऐसे कम से कम 15 क्वेश्चन एक साथ है यूनिवर्सिटी में, तो मेरे साथ करिए बस यहीं पर, कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। आयरन 3, रोमन नंबर में 3, मतलब इसका चार्ज दे रखा है +3। मुझे पता है आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। 3d6 4s, जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, आपने सारा अभी भी 3 यहां से निकाले हैं, क्योंकि आपने 3d बाद में लिखा। मेरे से कई लोगों ने पूछा कि हम 3d पहले लिखें कि 4s पहले लिखें, और मेरे से जो भी बच्चा आके पूछ रहा है उसे मैं कह रही हूं, पढ़ने वाले को, पढ़ाने वाले को, चेक करने वाले को, सबको पता है 3d में तुम 4s भर के ही पहुंचे होगे, 4s तुमने लिखा है, इतना ऑब्वियस मान लिया गया। तो 4s2 के बाद 3d6 भरा है, लिखा चाहे कैसे भी हो। आपको पता होना चाहिए पहले आप 4s2 भरते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन आप इससे नहीं निकालोगे, बात नहीं बच्चों। इट इज 3d5 4s0। और मैग्नेटिक मोमेंट की अगर मुझे बात करनी है, शगुन तुम्हारी आवाज इतनी लो भी नहीं है कि मेरे कानों तक ना पहुंचे, आगे बैठने वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, मेरे कान में आएगी आवाज, मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक होगा, स्पीड स्लो होगी, गलतियां होंगी। तो इसका मतलब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आए बच्चों? 5। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आए तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? √35। एक का निकाल लिया मैंने √30, और इसके 4 ऑप्शन अंडर रूट में ही थे, इसको सॉल्व नहीं करना। रेशो मांगा है, ऐसे ही कोबाल्ट का मेरी क्लास थी और मैं रेशो दूं, दो मेरे को कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर किसी को आता हो? 27, करेक्ट। कोबाल्ट 2+ का दीजिए मेरे को, क्या आएगा? फिर कोई और क्यों नहीं गलती निकालता? मेरे बैक बेंचर्स क्यों नहीं निकालते कि मैम स्क्वायर रूट, या नहीं आ रहा तो मुझे एक्सप्रेशन दो, मैं उसी वक्त इजी कर दूं, निकलवाऊं? क्यों आ रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ नोड्स, मैंने टोटल को ब्लू में लिखा है भाई, ध्यान दे लो। तुम जो ऑर्डर पसंद आता है वो दे दो, सबसे ज्यादा किसमें? टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है? n-1, जिसका n सबसे बड़ा उसके नोड सबसे ज्यादा। अब दूसरी नंबर गलती यहां क्या करते हैं बच्चे, और बड़ा पछताते हैं उस पे, पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, दे टिक कर देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर को, जबकि होता वो भी सही है। आपको 4 ऑप्शन में से एक मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे दूंगी, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे दूंगी। हम जैसे टीचर्स ये भूल जाते हैं बताना कि हमें ये भी पढ़ाना होता है कि मगरमच्छ का मुंह जिधर की तरफ खुला है वो बड़ा है। ये मैंने 2-3 साल से बताना शुरू किया, जब बच्चों ने जेन्युइन जेई में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कंफ्यूज होके आ गए, उस वक्त आप अपने आप से कैसी भी बेवकूफी एक्सपेक्ट करिए कि आपने सही आंसर किया है। ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि नोड्स किस में ज्यादा है, लेकिन आपको ये नहीं पता, अच्छा ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर था बड़े से छोटा, और क्वेश्चन में पूछा था इंक्रीजिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, बताओ। तो अगलों ने प्रेजेंस ऑफ माइंड भी तो चेक करनी है ना। मैं 103 से सीधे आ गई 83 पे, क्यों? सारे क्वांटम नंबर वाले क्वेश्चन थे, अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो मैंने नहीं लिया, क्योंकि वो आप लोग एक भी गलती मेरे हिसाब से नहीं करोगे। आसपास वाले से डिस्टर्ब होके शायद कर लो, लेकिन नहीं करोगे, इसीलिए मेरे को सीधे 83 पे आना पड़ा। दिस इज गुड क्वेश्चन, पहले मेरे साथ सुनिए, क्योंकि इस क्वेश्चन की अप्रोच पहले आपको सीखनी है, इसके लायक आप बन जाओ, यूनिवर्सिटी में 83 के आसपास ऐसे 3-4 और मिल जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम मतलब पी, पी मतलब मास इनटू वेलोसिटी, ये निकालना है। हैविंग 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो मेगा भी दे दिया भाई, हम तो यहीं दुखी हो लेंगे, पहले तो मेगा कन्वर्ट करूं मैं 10⁶, फिर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करूं, क्योंकि यहाँ एसआई यूनिट में मांग लिया, आधा तो हम वहीं पे थक लेंगे, इतना कन्वर्जन दे दिया इसमें। यस, तो चलो मैंने तो अपनी तरफ से वो भी कर लूंगी, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, नॉट अ बिग डील, कर लेंगे। बट पॉइंट क्या आता है? मोमेंटम और एनर्जी, मेरे पास एनर्जी और वेलोसिटी का क्या कोई भी इक्वेशन है रिलेट होती हुई एक ही आइंस्टाइन की, जो कि आप केमिस्ट्री की नहीं मान सकते, जनरल साइंस में है, E = mc²। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एनर्जी और
मोमेंटम यानी मास। आप अगर देखो तो मोमेंटम और एनर्जी यानी एनर्जी और मास का रिलेशनशिप, mv तो है ही इसके अंदर, m इंटू सी तो है ही मोमेंटम इसके अंदर। इकलौती इक्वेशन है, कहीं ना कहीं कुछ तो यहां से शुरू करना। मैं इसकी अप्रोच सिखा रही हूं आपको। तो E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जहां पर अब मेरे को इस एनर्जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे मैं सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि मुझे पता आगे कटकटा जाना है इसे। तो एनर्जी जो है वो पहले तो मेरी स्टैंडर्ड यूनिट्स में आ गई, एसआई यूनिट्स में आ गई। अब E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर को मैं ऐसे कर लू, इसकी जगह मोमेंटम आ सकता है, मोमेंटम इंटू सी। एनर्जी आपके पास है, सी आपके पास है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। और अगर आप कैलकुलेशन में आओगे तो भी आप देखोगे ज्यादा लोड दिया नहीं है आपको। 6 और 3 वैसे ही कट जाना है, 2 और 16 टू तो मुझे लगता है मेरे को आता है। तो ये क्वेश्चन अगर मेरे नीट में आए तो मैं कह नहीं सकती कैलकुलेशन ज्यादा थी, आना नहीं चाहिए था। मैम आपने कहा था, कॉन्सेप्ट था सिर्फ शांति से सोचना। या अब ये लंबा सा क्वेश्चन, मैंने इसमें 3 ऑप्शन दे दिए बच्चों। ये बहुत खराब क्वेश्चन है, अगेन इसकी अप्रोच आपको मेरे से सीखनी पड़ेगी, अपने आप नहीं आता, फर्स्ट टाइम के लिए सीखनी पड़ती है। इफ a naught is the radius of first Bohr atom, Bohr radius of hydrogen atom, ये सारा कुछ आपको पता है। असली क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, द डी ब्रॉगली। अब सोचो किसको किससे लिंक करवा रहे हैं, डी ब्रॉगली को बोहर के ए नॉट से लिंक करवा रहे हैं। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सेकेंड ऑर्बिट इज। जैसे ही मैं 3 ऑप्शन देखती हूँ, चौथा मैंने इसलिए लिखा कि नन ऑफ दीज लिखा हुआ था। जैसे ही मैं 3 ऑप्शन देखती हूँ मुझे पता चल गया मुझे क्या बताना है, मुझे वेवलेंथ और ए नॉट में रिलेशन निकालना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में। अब मैं सोच कैसे, मेरी अप्रोच क्या होगी, मेरी अप्रोच होगी जो जो फॉर्मूला है इनके आपस में ले आओ। डी ब्रॉगली का तो ये है ही, लेकिन इसको किससे रिलेट करना है, बोहर के ए नॉट से। बोहर के ए नॉट से रिलेट करना है, और जिसमें पी, पी क्या है बच्चों, मोमेंटम। तो बोहर ने मेरे को बोहर की तरफ जाने के लिए मोमेंटम का सहारा लेना पड़ेगा, और तो कोई लिंक दिख नहीं रहा मेरे को। बोहर ने लेमडा के बारे में कोई बात नहीं करी, बोहर ने एच के बारे में कोई बात नहीं करी, बोहर ने शायद मोमेंटम के बारे में बात की है, तो वो करिए ये वाली बात। तो मेरे को ये स्टार्ट पता चल गया। इसके बाद तुम लोग पकड़ ले, तो 2 फॉर्मूला को रिलेट करना है। तो MVR 2 क्यों लिखा है, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट दे रखा है। 2h अपॉन 2 पाई, अभी मैंने 2 काटा नहीं, काटने में बच्चों को मजा आता है तो लिख दिया मैंने 2 तुम खुद काट लोगे। सो ये मेरे पास 2 इक्वेशन। नाउ चेक अगली अप्रोच क्या होगी, जहां मैंने 2 इक्वेशन बता दी उसके बाद तुमको कैसे खोलना है इसको। वी नो लेमडा इज h अपॉन p और p इज h अपॉन लेमडा, एक ही बात है, ये तो कोई लंबा काम नहीं किया मैंने। अब ये क्या है, 2 पाई r इज n लेमडा। एक चक्कर काटने में कुल मिला के कितनी वेव्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज अ क्वांटाइज थिंग एन लेमडा। जो इन फेज आउट फेज आज क्यों लाई थी मैं, मुझे पता था यहां आके शायद मुझे उस स्लाइड की जरूरत पड़े, और आपको मैंने अभी ये कहा, उस बात को ध्यान रख लो कि ये चीज इसी चीज से निकल के आई है कि एक चक्कर काटने में कितनी वेवलेंथ यूज होती हैं, ये उस ऑर्बिट के नंबर से निकल के आता है। सेकंड ऑर्बिट में कितनी वेवलेंथ, 2, फर्स्ट में 1, मैं दिखा नहीं सकती लेकिन फर्स्ट में 1। तो अगर मेरे पास ये बात है तो मैं आगे चलती हूं और इसी क्वेश्चन को पकड़ूं। तो अब देखिए, हमें पता है सरकमफ्रेंस इज कवर्ड बाय नंबर ऑफ लेमडा, क्योंकि सारा इन फेज है। अब वो नंबर कितना होगा सेकंड वाले ऑर्बिट के लिए, 2 होगा। तो मैं इसकी जगह जब चाहे 2 लिख दूंगी, मैंने लिखा नहीं बट मुझे पता आप लिख देंगे। अब थोड़ा फोकस यही रखिएगा इसको, मतलब कोई जरूरत नहीं है अभी आपको नोट करने की, जब आप खुद एनालिसिस करेंगे असली रिटेन तब होगा। अच्छा, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस हम सबको पता है क्या है, 4a0। तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस यहां पुट कर दूं और सेकंड ऑर्बिट के लिए 2 यहां पुट कर दूं। लेमडा इज 4a0 पाई। क्वेश्चन में कुछ कुछ तो दिखाई देने लग गया मेरे को, लेकिन ये है लेमडा और मुझे क्या देना है, मोमेंटम। तो अब लेमडा और मोमेंटम का तो आपको पता ही है क्या है, चेक। अब यहां देखिए मैंने क्या किया है, एमवी कहां से लिया है, ये एमवी
mv r2 नीचे पहुंचा दिया, h क्योंकि 2 कट गया था तो h अपॉन पाई इंटू r2। अच्छा r2 इधर से आ ही गया है मेरे पास। आप चाहे तो अपना क्वेश्चन यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे। यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चन फ्रॉम हेयर ऑल्सो डायरेक्टली, कि आपको पता है एमवीज। अब ये कैसे है, मैंने तो ये समझाने में देर लगाई ना, कि यहाँ पे आप 2 और 2 पहले ही काट के रखते, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ रेडियस की वैल्यू आपके पास होती। तो अब मैंने क्या किया, mv इज h अपॉन पाई इंटू r2। r2 की वैल्यू अब इसमें क्या करना है मेरे को तो लेमडा चाहिए था। लेमडा किसके बराबर है यहाँ पर, 4 a0 पाई। अब इसमें देखिए मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी हेल्प करिए यहाँ पे। वो तो सिर्फ फॉर्मूला इंट्रोडक्शन था, आप वहां से क्वेश्चन ना भी करते, बहुत डायरेक्ट होता। तो आप देखिए मैंने निकाल लिया मोमेंटम, और मुझे पता है लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। मोमेंटम की ये वैल्यू उठाई और देखिए मोमेंटम की वैल्यू क्या थी, h अपॉन पाई इंटू r2 अपॉन पाई इंटू r2, और उससे h और h कट गया। लेमडा डी ब्रॉगली वेवलेंथ और a नॉट में रिलेशन। एक बार कोई ये अप्रोच सिखा दे तो उसके बाद आपको ये पता चल जाता है दो इक्वेशन उठा के उनको रिलेट करना है। अब तक आप डी ब्रॉगली में तो डी ब्रॉगली सोचते हैं, बोहर हैं तो बोहर सोचते हैं। अब एक क्वेश्चन में दोनों सोच लिए। आप अगर सिर्फ बोहर तक का चैप्टर पढ़ के चले गए कि एक बोहर से तो आएगा, मैं वो कर लूंगा, तो लो आ गया। सो इस तरह से ये वो क्वेश्चन है जो हर साल बच्चे मेरे को डाउट में लाते हैं कि इसकी अप्रोच सिखाओ, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो मैं कैसे करूं। अब जब आप इसके आजू बाजू के क्वेश्चन देखेंगे सारे इसी तरह के होंगे, तो दूसरे तीसरे तक आते आते आपका फ्लो बनना शुरू होगा। ये क्लियर सबको? किसी को लग रहा है कि मुझे नोट करना है तो आई कैन वेट। ये एन अवस्थी का क्वेश्चन नंबर 86 है। यस, मैंने दो अलग अलग तरीके बताए, चाहे आप क्वेश्चन इस तरीके से कर लो, ठीक है, मैं बोल नहीं पाई उस बात को, तभी मैंने ये ले लिया। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग, दिस इज अदर वे ऑफ डूइंग, वट एवर यू लाइक यू कैन डू, आपको जो जम रहा है। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है, मैंने 2 बार किया इसको। एक तरीका ये था, मेरे को नीचे वाला ज्यादा आसान लगता है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत साल से कर रही हूँ। जब आप 5-6 क्वेश्चन कर लोगे, आपको ये रामायण की जरूरत ही नहीं पड़नी, आपको इसकी पढ़नी है। क्लियर? आगे चले, बस अब 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं। लाओ जी, तुम लोग दो मेरे को ये पढ़ के, क्या ये खुद कर लोगे या मेरे को लेना है? वेलोसिटी बाय सरकमफ्रेंस अगर आपको पता हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, बस सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है, सेकंड ऑर्बिट की वेलोसिटी। ये सिर्फ फॉर्मूला लर्निंग का क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के लिए मैं क्लास के शुरुआत में आपको पढ़ा के आ चुकी हूँ। तो ये मैं और फॉल्स चेक, ये शायद मेरा आखिरी क्वेश्चन है आज का। ट्रू और फॉल्स करा चुकी हूं आज। सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट और थर्ड फॉल्स क्यों है? प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी में नेगेटिव की प्रोपोर्शनैलिटी में साइन नहीं आता। प्रोपोर्शनैलिटी में सिर्फ एक बात आता है, डायरेक्टली और इनवर्सली, बस। फर्स्ट भी फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू है। चेक तो करो जरा, पोटेंशियल एनर्जी में एन किस दिन आया? आज ही कराया है मैंने। पोटेंशियल एनर्जी में के आता है, मेरा तो पानी का ग्लास छोड़ दिया मैंने इस पे। के आता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आता है, न्यूक्लियस का चार्ज आता है, डिस्टेंस आता है। पोटेंशियल एनर्जी में एन किस दिन आया? बोहर थ्योरी, हाइड्रोजन एटम। एन अगर आता भी, तुम मेरे को काउंटर दे सकते थे। मैंने सोचा था कोई तो मेरे को काउंटर देगा, इसलिए ब्लू कलर से पहले लिख के रखा है कि मैम अगर आपने, वो तो फर्स्ट ऑर्बिट था तो शायद एन नहीं लिखा। ऐसा हो सकता है कि दूरी बढ़े, फोर्स घटे और पोटेंशियल एनर्जी सेम रहे? नहीं, एन पे तब डिपेंड करता जब मैंने बोहर ना लिखा होता। बोहर तो बात ही पहले इलेक्ट्रॉन के लिए करता है, और वो होगा ही फर्स्ट ऑर्बिट में, इसीलिए वहां शायद एन स्क्वायर नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू। पोटेंशियल एनर्जी में एन स्क्वायर नहीं लिखवाया। ये उसको पता चलेगा जिसको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया, के E1 E2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जहां मैं स्क्वायर लगाना भूल गई तो किसी ने मुझे पॉइंट आउट भी किया था कि आपने स्क्वायर नहीं किया। क्लियर? एक ही शायद ट्रू है, ये नीचे वाला क्यों फॉल्स है? फिर एन स्क्वायर। भाई जब आप हो ही इसके अंदर बोहर थ्योरी में इधर, तो मेरे हिसाब से तो मैं तो सारे इनकरेक्ट कर दूं। नहीं, सेकंड इज करेक्ट, आई नो, मतलब वैसे बात कर रही हूँ। उस फॉर्मूले में तो आपका एन है, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट की बात हुई है। 4 स्टेटमेंट्स थी, क्योंकि चौथी इजी थी, मैंने सिर्फ 3 उठाई। अब
अगली क्लास में जो आपका टेस्ट है